हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंडोथर्मी एंड फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। यह एमएससी ज़ूलॉजी के सेकेंड सेम के जो सेकेंड पेपर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखते हैं हम इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन। एंडोथर्म शब्द ग्रीक एंडोन आंतरिक तथा थार्मिक इक्वल टू ताप से मिलकर बना है। आंतरोष्मी प्राणी एक उपापचयी अनुकूल तापक्रम पर अपनी देह को संघारित करता है। आंतरिक ताप प्राणी की उपापचयी अनुक्रिया से उत्पादित होता है, किंतु अत्यधिक शीत अथवा निम्न स्तर की क्रिया से आंतरोष्मी प्राणी ताप उत्पादन के लिए विशेष क्रियाविधि जैसे कपकपी आना तथा एडिपोज ऊतकों से ऑक्सीकृत उपापचय अपनाता है। तापनियमन एक प्राणी की विशेष योग्यता है जिसमें वह अपनी देह के तापक्रम को बाहरी तापक्रम भिन्न होने पर एक निश्चित सीमा में स्थिर करता है। यह अनुक्रिया एक प्राणी के आंतरिक तथा बाह्य पर्यावरण के बीच सामंजस्य बनाती है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे आंतरोष्मी एंडोथर्मी। इसमें देखेंगे एंडोथर्मी मैकेनिज्म, ताप का उत्पादन तथा संरक्षण। अधिकांश आंतरोष्मी प्राणियों में बाह्यरोष्मी प्राणियों की तुलना में प्रतिकोशिका माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होता है। इससे वसा तथा शर्करा के उपापचय के लिए अधिक गति से ताप उत्पादित होता है। इसके साथ अपने अधिक उपापचय के लिए बाह्यरोष्मी प्राणियों की तुलना में अनेक गुना भोजन लेते हैं। इससे उनको उपापचयी ईंधन अधिक मात्रा में मिलता है। तो ये डायग्राम है बाह्य तापक्रम में परिवर्तन का चूहे की उपापचयी दर पर प्रभाव। विश्राम के समय मानव शरीर में वृक्क तथा उदर में स्थित आंतरिक अंगों द्वारा तथा मस्तिष्क में 2/3 ताप का उत्पादन होता है। मस्तिष्क पूरी देह द्वारा उत्पादित ताप का लगभग 16% अंश बनाता है। छोटे प्राणियों में ताप की कमी से संकट पैदा हो जाता है क्योंकि इनका आयतन की तुलना से सतही क्षेत्र अनुपात अधिक होता है। अब हम देखेंगे अधिक ताप से बचाव। भूमध्यीय जलवायु में विशेष रूप से गर्मी के मौसम में अधिक तापमान अथवा अतितापीयता द्वारा संकट पैदा हो सकता है। अधिक गर्मी होने पर ऊष्मा रुधिर प्राणी ऊर्जा हानि को हाँफने द्वारा कम करते हैं, जिससे सांस में जल वाष्पीकरण बढ़ जाता है तथा देह ठंडी हो जाती है। इसके अतिरिक्त ये प्राणी त्वचा की ओर रुधिर प्रवाह बढ़ा देते हैं। सेकेंड हम देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एंडोथर्मिक मेटाबॉलिज्म। इसमें देखेंगे आंतरोष्मी का मुख्य लाभ बाह्य तापमान में होने वाले उतार चढ़ाव से प्राणी की कमजोरी को कम करना है। आंतरोष्मी द्वारा एक क्रोड स्थायी तापमान नियमन होने के अनुकूल एंजाइम क्रिया होती है। आंतरोष्मी अपना तापमान नियमन देह तापमान को बढ़ाकर अथवा घटाकर करते हैं। एक प्राणी की उपापचय क्रिया प्रति 10 अंश से तापमान वृद्धि पर लगभग 2 के कारक द्वारा बढ़ती है, किंतु यह अतितापीय स्थिति की सीमा में होती है। ठंडे रुधिर वाले प्राणियों में गर्म रुधिर वाले प्राणियों
की तुलना में चलने की गति अधिक होती है। जो ठंडे रुधिर वाले प्राणी होते हैं उनमें गर्म रुधिर वाले प्राणी की तुलना में चलने की जो गति होती है वह अधिक होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ताप नियमन थर्मो रेगुलेशन एक जीव की विशेषता है। जो थर्मो रेगुलेशन है वह एक जीव की विशेषता है जिसमें वह अपने तापमान को एक निश्चित सीमा में नियमित करता है, जिसमें वह जो अपना तापमान है उसको एक निश्चित सीमा में नियमित करता है, चाहे बाहर का तापमान भिन्न हो। यह क्रिया एक प्रकार का समस्थापन है। यह क्रिया जो है वह एक प्रकार का समस्थापन है। यदि देह सामान्य तापमान नहीं रख पाती तथा इसमें अधिक वृद्धि होती है, अतिताप हो जाता है। यदि मनुष्य को कुछ घंटों से अधिक समय पर 55 अंश से 131 अंश से 75 अंश से 167 अंश का तापमान में रहना पड़े तो मृत्यु निश्चित है। जब तापमान सामान्य से अधिक नीचे गिरता है अवताप हाइपोथर्मिया हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थर्मोरेगुलेशन इन वर्टिब्रेट्स। इसमें हम देखेंगे अधिकतर पक्षी तथा स्तनी में तापमान लगभग एक समान रहता है। पक्षी तथा स्तनी में जो तापमान होता है वह लगभग एक समान ही होता है। अन्य प्राणियों में ये समतापी कहलाते हैं। जो पक्षी तथा स्तनी में लगभग तापमान एक समान होता है, ये समतापी कहलाते हैं। अन्य प्राणियों में तापमान का बाह्य तापमान पर आधारित होता है, असमतापी कहलाते हैं। समस्त प्राणियों में मस्तिष्क के अग्र हाइपोथैलेमस के प्रियोप्टिक क्षेत्र द्वारा ताप नियमन होता है। यह नियमन तापमान के संवेदों से अलग है। ठंडे तापक्रम में पक्षी तथा स्तनी प्राणी ताप नियमन के लिए ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए निम्नलिखित क्रिया करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है सूक्ष्म चिकनी पेशियां जैसे स्तनियों में ऑरेक्टर पिलाई जो पंखों अथवा रोम सॉफ्ट पर चिपके होते हैं का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ठंडी जलवायु में गर्म रुधिर वाले प्राणियों का आकार उन्हीं प्रजाति के गर्म जलवायु वाले प्राणी की तुलना में अधिक होता है। इस कारण बढ़े हुए आकार द्वारा देह तापमान नियमन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इन प्राणियों में ऊर्जा को वसा के रूप में संग्रह करने की क्षमता होती है। जो प्राणी होते हैं उनमें ऊर्जा को वसा के रूप में संग्रह करने की क्षमता होती है जो उपापचय में काम आती है, जो उनके उपापचय में काम आती है। इन प्राणियों के जो दोनों छोर होते हैं वह छोटे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सिरों पर रुधिर परिवहन विपरीत धारा में होता है, काउंटर करंट में होता है। गर्म पर्यावरण में पक्षी तथा स्तनी प्राणी ऊष्मा हानि को अधिकतम करने के लिए निम्नलिखित अनुकूलन करते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा है त्योहार में अनुकूलन जैसे दिन में बिलों में रहना तथा रात्रिचर होना। व्यवहार में अनुकूलन जैसे दिनों में बिलों में रहना तथा रात्रिचर होना। नेक्स्ट पॉइंट पसीने तथा हाँफने द्वारा वाष्पोत्सर्जन द्वारा ठंडा होना। पसीने तथा हाँफने के बाद वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ठंडे हो जाते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट है ऊँट के कुबड़ में हम्प में वसा का संग्रह होता है जिससे वसा का ऊष्मारोधी प्रभाव कम हो जाता है। ऊँट का जो हम्प होता है उसमें वसा का संग्रह होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके सिरे प्रायः लंबे तथा संवहनी होते हैं। इसके जो सिरे होते हैं प्रायः लंबे होते हैं जिससे देह की ऊष्मा वायु में चले जाती है, जिससे जो देह की ऊष्मा होती है वह वायु में चले जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन इन मैन। अन्य स्तनियों की तरह मनुष्य में ताप नियमन समस्थापन का महत्वपूर्ण रूप है। देह की अधिकांश ऊष्मा अंतरांगों जैसे यकृत, मस्तिष्क, हृदय तथा कंकाली पेशियों के संकुचन द्वारा उत्पादित होती है। मनुष्य में विभिन्न जलवायु में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। जो मनुष्य होते हैं उसमें विभिन्न जलवायु में अनुकूलन अपने आप को ढालने की क्षमता होती है। मनुष्य का तापमान बढ़ने पर देह को तनाव, हानि तथा मृत्यु का सामना करना पड़ता है। ऊष्मा हानि तथा ऊष्मा हानि के 4 तरीके संवहन,
सावन कन्वेक्शन चालन विकिरण तथा वाष्पीकरण है। जब त्वचा का तापमान बाहर के तापमान से अधिक होता है, देह से ऊष्मा हानि विकिरण तथा चालन द्वारा हो जाता है। यदि बाहर का तापमान त्वचा के तापमान से अधिक होता है, विकिरण तथा चालन द्वारा देह को ऊष्मा की प्राप्ति होती है। ऐसी स्थिति में देह से वाष्पीकरण द्वारा ऊष्मा हानि होती है। इस प्रकार जब बाहरी तापमान अधिक होने पर यदि वाष्पीकरण में बाधा हो तो देह का तापमान बढ़ता है। नम वातावरण में ताप नियमन पसीने द्वारा वाष्पीकरण को सीमित कर देता है। गर्म परिस्थितियों में निम्नलिखित गतिविधियाँ होती हैं। त्वचा में स्थित बाह्य पसीना ग्रंथियाँ पसीने का निर्माण करती हैं, जिसमें जल का घुलित आयन होते हैं। पसीना ग्रंथियों से वाहिकाओं द्वारा पसीना त्वचा पर छिद्रों द्वारा पहुंचता है तथा इसमें वाष्पीकरण से त्वचा तथा देह को ठंडक मिलती है। गर्म परिस्थितियों में निम्नलिखित गतिविधि होते हैं। त्वचा में स्थित बाह्य पसीना ग्रंथियां पसीनों का निर्माण करती हैं, जिसमें जल तथा कुछ घुलित आयन्स होते हैं। त्वचा के रोम सपाट रहते हैं, जो त्वचा होते हैं उनके रोम सपाट रहते हैं तथा वायु का बहाव त्वचा के समीप लाते हैं। इससे वाष्पीकरण द्वारा ऊष्मा हानि हो सकती है। धमनियों से वाहिनी वैसोडिएशन होता है। धमनियों की चिकनी पेशियां ढीली होकर धमनियों में रुधिर प्रवाह बढ़ाती हैं। इससे रुधिर त्वचा की सतह पर स्थित कोशिकाओं की ओर जाकर संवहन तथा चालन द्वारा ऊष्मा हानि बढ़ा देती है। यह डायग्राम है ताप नियमन क्रिया तथा क्रोड़ तापक्रम के बीच सामान्यीकृत संबंध दर्शाता हुआ आरेख। नम तथा गर्म परिस्थितियों में पहने हुए कपास के कपड़ों से प्रभावी वाष्पीकरण रुकता है तथा विकिरित ऊष्मा न्यूनतम हो जाती है। कपड़ों के छिद्रों द्वारा वाष्पीकरण भी होता है। ठंडे वातावरण में ताप नियमन निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा होता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है पसीने का उत्पादन रुक जाता है। जो पसीना होता है उसका उत्पादन रुक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, त्वचा की सतह के नीचे स्थित सूक्ष्म इरेक्टर विलायी पेशियाँ जो राम गुहा में रोम पर लगी होती हैं, रोम पर लगी होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सतही कोशिकाओं को रुधिर पहुँचाने वाले धमनिकाएँ सिकुड़ सकती हैं। इससे रुधिर त्वचा में देह गर्म क्षेत्रों की ओर चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पेशियाँ मस्तिष्क के ताप नियमन केंद्र हाइपोथैलेमस से सूचना प्राप्त कर कपकपी कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य निम्न तीव्रता वाली कपकपी ठंडी परिस्थितियों में लगातार महीनों तक कांपता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा वसा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मोरेगुलेटरी कंट्रोल सिस्टम। इसमें हम देखेंगे आंतरोष्मीय ताप नियमन में उपयुक्त कार्य की गतिविधियों के लिए अनेक तत्व होते हैं। इन तत्वों में जटिल अंतर संबंधित कार्य की तंत्र होते हैं। यदि प्रत्येक तत्व को इसके लिए यदि एक न्यूनतम मॉडल के लिए
इसे एक काले बॉक्स की तरह माना जाए, फिर भी यह अवस्था उचित नहीं लगती है। इस मॉडल को निम्नलिखित सम्मिलित। ये डायग्राम है स्तनीय ताप नियमन के अंशों को दर्शाते हुए आरेख का। फर्स्ट पॉइंट है ऊष्मा उत्पादन की दर का नियंत्रण। सेकेंड पॉइंट है ऊष्मा हानि की दर का नियंत्रण। थर्ड पॉइंट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो ताप स्थायी, जिसमें पहला उच्च तापमान के सेट बिंदु पर तथा दूसरा निम्न तापमान के सेट बिंदु पर हो। फोर्थ पॉइंट है सतह पर स्थित अनेक ताप स्थायियों की श्रृंखला, जिसमें कुछ उच्च तापमान बिंदु पर सेट हो। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट है विभिन्न ताप स्थायियों से प्राप्त संकेतों के समन्वय की क्रियाविधि। सिक्स्थ पॉइंट है केंद्रीय ताप स्थायियों द्वारा सतही ताप स्थायियों पर ध्यान न देने की क्रियाविधि। तो ये पूरा आंसर था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।